इसका एग्जाम हो या फिर आपका सीएपीएफ का एग्जाम हो, ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी हमने क्वेश्चंस आपको हम करवा रहे हैं ये सब आपके प्रीवियस ईयर सीडीएस के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एनडीए के क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर सीएपीएफ के क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके ये प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आपको इससे अंदाजा ये लगता है कि ये किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी सेशन को लाइक कर देंगे, सभी स्टूडेंट सेशन को शेयर कर देंगे, जितने भी स्टूडेंट आपके साथ जुड़े हुए हैं उन सभी तक आप शेयर कर देंगे, जिससे कि जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं डिफेंस के एग्जाम की उनको फायदा हो, ठीक, उनको बेनिफिट मिले हमारी M5 क्लासेस से। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट फॉर्म अमलगम। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती, मतलब वो कौन सी धातु है जो अमलगम नहीं बनाती है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि अमलगम होता क्या है, और फिर ये पता होना चाहिए कि अमलगम कौन कौन सी मेटल कौन कौन सी धातुएं बनाती हैं, और ये भी पता होना चाहिए साथ में कि कौन कौन सी धातुएं हैं जो अमलगम नहीं बनाती हैं। तो एक बार जल्दी से ट्राई करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में जिंक गिवन है, ऑप्शन नंबर बी में कॉपर गिवन है, ऑप्शन नंबर सी में मैग्नीशियम गिवन है, और ऑप्शन नंबर डी में आपका आयरन गिवन है। आपको आंसर करना है इनमें से कौन सी वो मेटल है, कौन सी वो धातु है जो अमलगम नहीं बनाती है। बताइए क्या आंसर आ जाएगा, एक बार अच्छे से ट्राई करेंगे सभी स्टूडेंट। ठीक है, तो यहां पर आपको दांत दिख रहे होंगे, दांतों में जो छेद हो जाता है, होल हो जाता है, कैविटी हो जाती है, उसको फिल करने के लिए हम अमलगम का इस्तेमाल करते हैं, अमलगम का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको यूजेस पता चल गए। ठीक है, तो सबसे पहले चलो हम यहाँ पर कुछ चीजें आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि मरकरी की अगर हम बात करें तो मरकरी हमने ले ली, एक तरफ तो हमने मरकरी ले ली जिसको हम पारा कहते हैं और जिसका एटॉमिक सिंबल Hg होता है, और अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 47 होता है। तो मरकरी की गाइस अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है, इकलौती ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेगी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में आपको मरकरी मिलती है, और इसकी जो डेंसिटी है बहुत ज्यादा होती है। डेंसिटी की अगर हम बात करें तो इसकी डेंसिटी 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तक होती है। इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी होती है, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तक की होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कुछ पॉइंट आपको समझ आए होंगे। ठीक है, अब यहां पर आपसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अमलगम होता क्या है। तो मरकरी के साथ आप किसी और मेटल को मिक्स कर दो, एक तो मरकरी ले लो, मरकरी कंपलसरी है। अब मरकरी के साथ आप किसी और मेटल को जब आप मिक्स करते हो तो वो अमलगम बनाता है, उसी को हम बोलते हैं अमलगम। मतलब ये एक मिक्सचर है। अमलगम क्या है, एक मिक्सचर है। अगर आप अमलगम की बात करो, आपसे पूछा जाए कि अमलगम है क्या, तो यह एक मिश्रण है, यह एक मिक्सचर है। अब उस मिक्सचर में क्या होगा, एक तो कंपलसरी होना चाहिए मरकरी, और दूसरा कोई भी मेटल हो तो वो आपका क्या बनाता है, अमलगम बनाता है। अब जैसे जिंक की बात करें तो जिंक आपने मरकरी के साथ मिक्स कर दिया तो जिंक अमलगम बन गया। कॉपर को आपने मरकरी के साथ मिक्स कर दिया तो कॉपर अमलगम बन गया। मैग्नीशियम को आपने मरकरी के साथ मिक्स कर दिया तो मैग्नीशियम अमलगम बन गया। लेकिन जो आयरन होता है, आयरन को जब आप मिक्स करोगे मरकरी के साथ तो अमलगम नहीं बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन की बात याद रखना, आयरन एटॉमिक नंबर इसका 26 होता है। आयरन को जब आप मरकरी के साथ गाइस मिक्स करोगे तो अमलगम नहीं बनाता है। ये मतलब आयरन इसके साथ मिक्स नहीं होता है, अमलगम नहीं बनाता है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, तो आप एक बार देख लें, सभी स्टूडेंट एक बार देख लें। और जो कुछ इंपॉर्टेंट अमलगम्स हैं जिनका यूज हम कहाँ करते हैं, जो दांतों में कैविटी हो जाती है, ये आपको जो दांतों में कैविटी दिख रही है, इन कैविटीज को फिल करने में हम अमलगम का इस्तेमाल करते हैं, जो दांतों में कैविटी होती है। ठीक है, अब जैसे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जरा ध्यान दीजिएगा। एन अमलगम इज एन एलॉय ऑफ मरकरी विद अनदर मेटल। इसका मतलब यह है कि अमलगम है क्या, अमलगम है मरकरी और कोई दूसरे मेटल का मिक्सचर। ठीक है, इसके अलावा आपको पॉइंट याद रखना है, इट मे बी लिक्विड, मतलब जो अमलगम है ये लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, या फिर सॉफ्ट पेस्ट के फॉर्म में हो सकता है, या फिर ये सॉलिड के फॉर्म में हो सकता है। या तो लिक्विड के फॉर्म में होगा अमलगम, या सॉफ्ट मुलायम पेस्ट के फॉर्म में होगा। और जो मुलायम पेस्ट है उसी को तो हम दांतों में फिल कर देते हैं, और सॉलिड के फॉर्म में होगा। ये डिपेंड करेगा प्रोपोर्शन ऑफ मरकरी, आप मरकरी को कितने प्रोपोर्शन में मिक्स कर रहे हो दूसरे मेटल के साथ।
और अमलगम ऑफ मर्करी विद टिन। अब ये पॉइंट याद रखना है, टिन जिसको हम एसन से रिप्रेजेंट करते हैं, सिल्वर जिसको हम एजी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिंक जिसको हम जेडन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो टिन है, सिल्वर है और जिंक है, इनके अमलगम से, यानी इनको अगर आपने मिक्स कर दिया किसके साथ, मरकरी के साथ, तो इसको हम डेंटल फिलिंग में यूज करते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि दांतों में जब कैविटी हो जाती है, दांतों में जब छेद हो जाते हैं, तो उसको फिल करने के लिए हम कौन से अमलगम का इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखना टिन, सिल्वर या जिंक के अमलगम का इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। यानी टिन को, सिल्वर को, चांदी को, मोस्टली ज्यादा तो लोग चांदी का यूज करते हैं, तो चांदी को पारे के साथ मिक्स करके जो पेस्ट बनाया जाता है उसको फिल कर दिया जाता है दांतों की कैविटी में। क्लियर हो गया ये? चलिए ऑलमोस्ट अब यहाँ पे कुछ पॉइंट ये याद रखने की कौन से मेटल्स हैं जो मरकरी के साथ अमलगम बनाते हैं, तो लगभग सभी मेटल मरकरी के साथ अमलगम बनाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेटल कैन फॉर्म अमलगम्स विद मरकरी, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो अमलगम नहीं बनाते, वो आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल लोहा, आयरन मरकरी के साथ अमलगम नहीं बनाएगा, प्लेटिनम नहीं बनाएगा, टंगस्टन नहीं बनाता है और टेंटलम नहीं बनाता है। तो ये कुछ मेटल हैं जो आपको याद रखने हैं, आयरन, प्लेटिनम, टंगस्टन, टेंटलम, ये मरकरी के साथ अमलगम नहीं बनाते। मेरे ख्याल से अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया ये पूरा का पूरा पॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी स्क्रीन पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलॉय इज कॉल्ड एन अमलगम। तो सेकंड क्वेश्चन में हमने ये सारी चीज फर्स्ट क्वेश्चन में क्यों एक्सप्लेन करी, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में भी ये वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहेंगे, बताइए निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसको हम अमलगम कहेंगे। अब हमें पता है मिश्र धातुएं क्या होती हैं, एलॉय क्या होती है। एलॉय दो या दो से ज्यादा टाइप के मिक्सचर मेटल को मिक्स करके बनाई जाती है ना। फॉर एग्जांपल आपने ब्रास के बारे में पढ़ा होगा, किसके बारे में पढ़ा होगा, ब्रास के बारे में, जिसको हम पीतल कहते हैं। तो ब्रास के अंदर कॉपर होती है और जिंक होती है। अब इसकी अलग अलग प्रोपोर्शन मिक्स कर देते हैं तो कॉपर और जिंक को मिला के पीतल बनती है, जिसकी घंटी बनाई जाती है, जिसके बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ब्रास का आपको समझ आ गया। ऐसे सोल्डर एलॉय होता है, ऐसे नाइक्रोम एलॉय होता है, ऐसे बहुत सारे एलॉय हैं। तो इसी तरह हम बात करें, जिंक और कॉपर को मिला के एक तरीके का मिश्र धातु बनती है, कॉपर और टिन को मिला के एक मिश्र धातु बनती है, लेड और टिन को मिला, जिंक को मिला के एक मिश्र धातु बनती है। तो ये सब एलॉय है, मिश्र धातुएं हैं। और मरकरी और जिंक को मिलाकर भी एक मिश्र धातु बन रही है, लेकिन उसको नाम चेंज कर दिया, उसका नाम है अमलगम। क्योंकि मरकरी को किसी भी मेटल के साथ मिक्स करेंगे तो वो हमेशा अमलगम कहलाएगा, ठीक है। ये जस्ट एक अलग नाम दे दिया, अलग पैटर्न दे दिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एक बार नोट कर लेंगे, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हम क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, which one of the following element is alloyed with iron to produce steel which can resist high temperatures and also have high hardness and abrasion resistance। बताइए, मतलब हम यहां पर आपसे पूछा गया है कि अगर हम आयरन के साथ एल्यूमिनियम, क्रोमियम, निकल, टंगस्टन, इनमें से किसको हम मिक्स करते हैं, आयरन के साथ इन मेटल्स में से किसको हम मिक्स करते हैं, यानी किसको अलॉय करते हैं, किसको हम अलॉय किसका यूज करके हम अलॉय बनाते हैं, जिससे कि जो आयरन है उसमें रेजिस्टेंस हो, किसका, कोरोजन का, यानी उसमें जल्दी से जंग ना लगे, हार्ड हो जाए, टफ हो जाए, मजबूत हो जाए। तो बताइए क्या आंसर आएगा, एक बार जल्दी ट्राई करेंगे सभी। हिंदी में आप लोग पढ़ना चाहें हिंदी में पढ़ लें। निम्नलिखित में से, यहां पर क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध करता है और जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग आंसर करेंगे जल्दी से। तो यहां पे हमने आयरन की अगर हम गाइस बात करें ना, प्योर आयरन, जो प्योर आयरन होता है, प्योर आयरन की जब हम बात करते हैं बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि ये आप मोड़ सकते हो आराम से, प्योर लोहे को आराम से मोड़ सकते हो। तो हम इसका इस्पात बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इस्पात बनाया जाता है इसमें क्रोमियम को मिक्स करके, क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 होता है ना। तो क्रोमियम को मिक्स करके हम क्या करते हैं, इसको हार्ड बना देते हैं, लोहे को हम बना देते हैं हार्ड, ठीक है। लोहे को कठोर बना देते हैं, मजबूत बना देते हैं, ठीक है, हार्ड बन जाता है, मजबूत बन जाता है, और ये रेजिस्टेंस करता है कोरोजन से, मतलब ये जल्दी से जंग लगने से भी बचाता है, या फिर ये अपघर्षण से भी बचाता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने। तो यहाँ पे आंसर आप याद करेंगे क्रोमियम। क्रोमियम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी स्क्रीन पर, इसको हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारी स्क्रीन पर
केमिकल यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ईटेबल आइटम्स इज, आपने देखा होगा जो खाने वाले आइटम्स होते हैं, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे सोडियम क्लोराइड, कास्टिक सोडा, सोडियम बेंजोएट या सल्फ्यूरिक एसिड। क्या आंसर आएगा? तो यहाँ पे आपसे पूछा है केमिकल यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ईटेबल आइटम्स, है ना, ईटेबल आइटम्स। तो सोडियम क्लोराइड, एक तो आपका NaCl जिसको हम बोलते हैं, नमक का यूज भी हम बहुत जगह करते हैं, बहुत सारे केमिकल को बनाने में नमक का यूज किया जाता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ऐसे सोडियम कार्बोनेट हो गया जिसे हम बोल देंगे क्या, वॉशिंग सोडा, ठीक है, NaHCO3 हो गया जिसको हम क्या बोल देंगे, NaHCO3 आपका बेकिंग सोडा हो गया। इन सब का रॉ मटेरियल आपसे पूछा जाए तो सोडियम क्लोराइड है, मतलब सोडियम क्लोराइड का यूज करके हम बहुत सारे केमिकल बनाते हैं। कास्टिक सोडा की अगर हम बात करें तो यही हो गया आपका कास्टिक सोडा NaOH, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड आप ऑलरेडी जानते हो, किंग ऑफ एसिड H2SO4, या इसको हम विट्रॉयल, ऑयल ऑफ विट्रॉयल के नाम से भी जानते हैं। सोडियम बेंजोएट क्या होता है? ये बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। बेंजोइक एसिड का क्या होता है? सोडियम सॉल्ट। तो जो बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट है उसी को हम सोडियम बेंजोएट कहते हैं। और ये जो सोडियम बेंजोएट है ये आपके फूड प्रिजर्वेटिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खाद्य परिसंरक्षक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको सोडियम बेंजोएट समझ आ गया होगा। यहाँ पे आंसर ए नहीं आएगा सुप्रिया, ए नहीं आएगा, आंसर सी आ जाएगा, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। केमिकल यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ईटेबल आइटम्स, यानी खाने वाले जो आइटम्स हैं उनको प्रिजर्व करना है, काफी समय तक रखना है, खराब ना हो, उसके लिए हम सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं, ठीक है। और सोडियम बेंजोएट का जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, वो होता है C6H5COONA। क्या याद रखेंगे? ये सोडियम सॉल्ट है किसका? सोडियम सॉल्ट है बेंजोइक एसिड का, C6H5COOH, इसे हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ये कहलाता है आपका बेंजोइक एसिड, इसे हम बेंजोइक एसिड कहते हैं। और ये जो बेंजोइक एसिड है इसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें सोडियम से, सोडियम के कैटायन से, तो वो बन जाता है C6H5COONA। इसको हम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बोलते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेंजोइक, सोडियम बेंजोएट होता क्या है? तो याद रखना सोडियम बेंजोएट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। क्लियर हो गया? ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग आंसर कर देंगे सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अब यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जो आपके लिए हमने पॉइंट लिख दिए हैं। सोडियम बेंजोएट, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये सब ईटेबल आइटम्स है। ज्यादातर आप खाने वाली चीजों की अगर बात करोगे तो जैसे अचार हो गया, पिकल हो गया ना, या फिर और भी बहुत सारी खाने वाली चीजें, इसको हमें प्रिजर्व करना है, इसको हमें रखना है, खराब ना हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर बात करेंगे सोडियम बेंजोएट की, जो कि सोडियम सॉल्ट है बेंजोइक एसिड का, वाइडली यूज्ड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव एंड पिकलिंग एजेंट, ठीक है, यानी अचार में भी इसका इस्तेमाल होता है। इट अपीयर्स व्हाइट क्रिस्टलाइन केमिकल, ये कैसा दिखाई पड़ता है? सफेद कलर का, श्वेत कलर का क्रिस्टल दिखाई पड़ता है केमिकल, है ना, जिसका फॉर्मूला हमने बताया C6H5COONA। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस चलते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, in order to compensate for the deficiency of which of the following elements the insectivorous plant trap and eat insects। आप इंसेक्टिवोरस प्लांट को क्या कार्निवोरस प्लांट भी बोलते हो, है ना, जो कीट पतंगों को खा लेते हैं। तो वो कीट पतंगों को क्यों खाते हैं? किस चीज की कमी को पूरा करने के लिए खाते हैं? बताइए, क्या आंसर आ जाएगा? यानी किस एलिमेंट की कमी की को पूरा करने के लिए जो इंसेक्टिवोरस होते हैं, जो कार्निवोरस प्लांट होते हैं, वो छोटे छोटे कीट पतंगों को, इंसेक्ट्स को खाते हैं। बताइए क्या आंसर आ जाएगा? मैग्नीज की कमी को पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए, या फिर गाइज सल्फर की कमी को पूरा करने के लिए। हिंदी वाले स्टूडेंट एक बार हिंदी में पढ़ लेंगे। तो निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटवच्छी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? भक्षण का मतलब खा लेते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहां पर हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, ध्यान से रखना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। ये जो प्लांट होते हैं ये क्या करते हैं, इनमें कुछ इस तरीके का वो पत्तियां होती हैं, जैसे उसके अंदर कोई कीट पतंगा बैठ जाता है तो ये बंद हो जाती है, बंद होते ही वो उसके अंदर फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है इंसेक्ट्स। ठीक है,
और उस इंसेक्ट से ये जो कार्निवोरस प्लांट है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट बोल रहे हैं, कीट बच्ची पौधे बोल रहे हैं, ये क्या करेंगे, उनसे नाइट्रोजन लेते हैं। क्या लेते हैं? नाइट्रोजन। क्योंकि ये जो इंसेक्टिवोरस है, ये प्लांट ऐसी जगह पाए जाते हैं, इंसेक्टिवोरस, ये वाले जो प्लांट है ये ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां गाइस नाइट्रेट की कमी होती है, नाइट्रेट की। और आपको पता है कि सॉइल में अगर नाइट्रेट नहीं है तो प्लांट बहुत मुश्किल से उग पाएंगे, उनकी जो बढ़ने की क्षमता है वो बढ़ नहीं पाएगी। और आपको पता है कि प्लांट हाइड्रोजन, जो नाइट्रोजन गैस है, कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में, इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते हैं। जितने भी प्लांट है वो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी नाइट्रोजन गैस है, लेकिन उस नाइट्रोजन गैस को ये गैसियस फॉर्म में यूज नहीं कर पाते हैं। उसके लिए राइजोबियम, बैक्टीरिया एटसेट्रा बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्या करती हैं, नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में बदलती है, नाइट्राइड में बदलती हैं। उनको पौधे यूज करते हैं, उस चीज को पौधे यूज करते हैं नाइट्रेट फॉर्म में, नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में यूज करते हैं। लेकिन जो इंसेक्टिवोरस है, जो कार्निवोरस प्लांट है, ये ऐसी मिट्टी में पाए जाते हैं, ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां ऑलरेडी नाइट्रोजन की कमी होती है। लेकिन अब इनको बढ़ने के लिए नाइट्रोजन की तो रिक्वायरमेंट होगी नाइट्रेट के फॉर्म में। तो ये नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को, यानी जो कीट पतंगे हैं, यानी जो इंसेक्ट्स हैं, उनको ट्रैप करके उनसे वसूलते हैं, यानी उनसे अपनी कमी को पूरा करते हैं नाइट्रोजन की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा गाइस? नाइट्रोजन। बाकी मैंगनीज की आप जानते हो, इसे हम मेटल बोलेंगे, मैंगनीज 25 एटॉमिक नंबर। इसके बाद में सल्फर भी मेटल है, 16 एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम आपका 12। ठीक है, तो ये सब आपको पॉइंट याद रखने हैं। चलिए आगे बात करते हैं, तो इसको हम क्लिक कर देंगे, नाइट्रोजन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन में गिवन है स्टेनलेस स्टील इज अलॉय इन विच इज एडेड अलोंग विद आयरन। जो स्टेनलेस स्टील है, आपको पता है कि स्टेनलेस स्टील बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल के जमाने में, क्योंकि स्टेनलेस स्टील का यूज हम बर्तन, बहुत समय से बर्तन बनाने में इस्तेमाल होता आ रहा है ना। अब साथ साथ में स्टेनलेस स्टील के जो गेट हैं वो भी लोग लगवाने लग गए हैं। जो पहले गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं, जंगले होते हैं, एटसेट्रा, है ना। तो ये जिससे कि उसमें जंग ना लगे, उसमें रजिस्ट ना, मतलब जंग ना लगे, है ना, वो उसमें रस्टिंग ना हो, वो हमेशा चमकता रहे, इसीलिए लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा कि स्टेनलेस स्टील में हम किसको यूज करेंगे, किसको हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे टिन नहीं भाई, क्रोमियम। किसका यूज किया जाता है? क्रोमियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टिन एक अलग चीज है, क्रोमियम का इस्तेमाल करते हैं। क्रोमियम जिसको हमने बताया था अभी, Cr24। क्रोमियम क्या करती है? लोहे को हार्ड कर देती है, चमकीला कर देती है ना, और टफ कर देती है, मजबूत कर देती है। साथ साथ में उसमें स्क्रैच जल्दी से नहीं पड़ते हैं, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसमें जल्दी से रस्टिंग भी नहीं होगी, यानी उसमें जल्दी से जंग नहीं लगेगी। तो ये सारे पॉइंट, ये सारी खूबियां किसकी वजह से होती हैं? क्रोमियम की वजह से होती हैं। करीब 17 से 18% तक क्रोमियम को मिला दिया जाता है। ठीक है भाई, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आ जाएगा? क्रोमियम विल बी द राइट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन में गिवन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर। इनमें से किसमें सिल्वर नहीं होती है? अगर हम यहाँ पर हॉर्न सिल्वर की बात करें, जर्मन सिल्वर की बात करें, रूबी सिल्वर की बात करें, ल्यूनर सिल्वर की बात करें, तो इसमें आपको बताना है कि किसमें सिल्वर नहीं होती है। बताइए निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं होती है। यहाँ पे आपको पीछे हिंट गिवन है, जरा ध्यान से देखिए क्या आंसर आ जाएगा। जल्दी से आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट। ठीक है, बताइए क्या आंसर आएगा। तो यहां पर आपसे क्या पूछा है कि इनमें से किसमें चांदी नहीं होती है, इनमें से किसमें चांदी नहीं होती है। चलिए, आई होप आपने देख लिया होगा। बात करते हैं यहां पर जर्मन सिल्वर की। किसकी हम बात करेंगे? जर्मन सिल्वर की। तो यहाँ पे गाइस अगर हम जर्मन सिल्वर की बात करें तो इसमें ये बहुत फेमस है। जर्मन सिल्वर की अगर हम बात करें तो ये आपका कॉपर, निकिल, कॉपर, जिंक, निकिल, कॉपर और जिंक को मिक्स करके बनाया जाता है। अब इसको याद कैसे रखोगे? निकिल का जो एटॉमिक नंबर है वो 27 होता है, 28 होता है, कॉपर का जो एटॉमिक नंबर 29 और जिंक का होता है 30। तो 28, 29, 30 डायरेक्ट याद रखो, 28, 29, 30। ये वाले जो एलिमेंट है यानी निकिल, कॉपर और जिंक, इनको मिला के जर्मन सिल्वर बनती है।
और इसका जो अपीयरेंस है वो सिल्वर की तरह होता है। इसका जो अपीयरेंस है मतलब ये जो दिखाई पड़ती है वो बिल्कुल चांदी की तरह दिखाई पड़ती है, ठीक है, चांदी की तरह दिखाई पड़ती है, इसका सिल्वर की तरह अपीयरेंस है। तो इसीलिए इसको हम जर्मन सिल्वर बोलते हैं, इसीलिए इसको हम जर्मन सिल्वर बोलते हैं। लेकिन उसमें चांदी नहीं होती है, उसमें सिल्वर नहीं होती है। लेकिन बाकी के हॉर्न सिल्वर की बात करें, इसमें चांदी मिलेगी क्योंकि ये सिल्वर क्लोराइड होता है। हॉर्न सिल्वर में चांदी मिलेगी, रूबी सिल्वर में भी आपको चांदी मिलेगी, और ल्यूनर सिल्वर में भी आपको चांदी मिलेगी। तो मेरे ख्याल से ये सारे पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है भाई। ल्यूनर सिल्वर में चांदी होती है मेरे दोस्त, ल्यूनर सिल्वर में चांदी होती है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका जर्मन सिल्वर विल बी राइट आंसर। ये बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर से रिलेटेड। केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज, आपको इसका तो फॉर्मूला पता ही होगा। केमिकल सिल्वर नेम आपसे पूछा विनेगर का, अगर हम सिरका की बात करें तो सिरका का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। वैसे सिरका का रासायनिक नाम, ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये अलग फॉर्मेट में पूछना चाहिए, क्योंकि सिरका जो है वो पानी का और एसिटिक एसिड का मिक्सचर होता है, एसिटिक एसिड और पानी का मिक्सचर होता है। लेकिन ये विनेगर को एज ए एज्यूम कर लेते हैं कि भैया चलो भाई ये एसिटिक एसिड है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो एसिटिक एसिड है आपका 5 से 8% तक हमने एसिटिक एसिड लिया, CH3COOH, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड। बाकी का आपने 90 to 95% यहाँ पर ले लिया, वो है वाटर। तो ये जो मिक्सचर है ये बनाता है विनेगर। ये क्या बनाता है? विनेगर बनाता है, यानी सिरका बनाता है। तो इसका मतलब आपका आंसर तो यही हो जाएगा, एसिटिक एसिड। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विनेगर का केमिकल नेम क्या है, सिरका का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बता देना भाई एसिटिक एसिड है। क्या है? एसिटिक एसिड है, जिसको हम बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। एसिटिक एसिड को हम एथेनोइक अम्ल या एथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और विनेगर हमेशा याद रखना, ये लिक्विड सॉल्यूशन कहलाता है। ये क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन। ये अलग से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो विनेगर है ये क्या है गाइस? लिक्विड सॉल्यूशन है। विनेगर क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं द्रव विलयन, द्रवीय विलयन। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको हम क्लिक कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका एसिटिक एसिड। अच्छा, ब्यूट्रिक एसिड क्या है? कल हमने आपको बताया था ब्यूट्रिक एसिड। ब्यूट्रिक एसिड को हमने क्या बोला था? इसे हम ब्यूटेरोइक एसिड भी बोलते हैं ना, ब्यूटेनोइक एसिड। अगर हम ब्यूट्रिक एसिड की बात करें तो इसको हम ब्यूटेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ पे मिलता है? फैटी एसिड्स में। ये कहाँ मिलेगा आपको? फैटी एसिड जो होते हैं, फैटी एसिड्स हो गए, या फिर जो आपके प्लांट ऑयल हो गया उसमें मिलेगा ये। ठीक है, तो जो ब्यूट्रिक एसिड है ये मिलेगा आपको ब्यूटेनोइक, मतलब इसको हम ब्यूटेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। और ये आपको मिलेगा मिल्क में, मिल्क में। ठीक है भाई, मिल्क में। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, सॉरी फैटी एसिड्स में ना, मिल्क कहाँ से? फैटी एसिड्स में। फैटी एसिड्स हो गए और जो ऑयल हो गए, प्लांट ऑयल। अब यहाँ पे जो ब्यूट्रिक एसिड है इसके बारे में ये ये इसका अगर फॉर्मूला आप लिखना चाहो तो ब्यूटेन का क्या होता है? C4 और H7 हो जाएगा यहाँ पर, और COOH, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला ब्यूट्रिक एसिड का। ठीक है, फॉर्मिक एसिड आप जानते हैं, फॉर्मिक एसिड HCOOH होता है। ये फॉर्मिक एसिड को हम HCOOH या मैथेनोइक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? मैथेनोइक एसिड कहते हैं। यानी जो फॉर्मिक एसिड है ये आपको मिलेगा कहाँ पे? चींटियों में। चींटी के जो डंक होते हैं, मधुमक्खी के जो डंक होते हैं, या जो नेटल लीव है उसमें ये फॉर्मिक एसिड मिलेगा। वो जब हमें काट लेती है तो हमें इरिटेशन होती है, पेन होता है उसी एसिड की वजह से। ठीक है, बाकी टार्ट्रिक एसिड ये ऑर्गेनिक एसिड, और ये सबके सब क्या है यहाँ पे? ऑर्गेनिक एसिड है। टार्ट्रिक एसिड की बात करें तो ये आपको लेमन में और ऑरेंज में मिलेगा, लेमन और ऑरेंज, संतरा। ठीक है, तो ये सब हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिया, याद रखिएगा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये सबके सब जितने भी चारों ऑप्शन में एसिड गिवन है ये सबके सब ऑर्गेनिक एसिड है। क्या है? ऑर्गेनिक एसिड। ये बात भी आपको याद रखनी है, ये सबके सब ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है भाई, याद रहेगा सब। चलिए नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का तो सिंपल आंसर है एसिटिक एसिड, लेकिन देखा कितना अच्छे से आपको हमने चारों ऑप्शन बता दिए। विच एसिड इज आल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियल? बताइए, ऑयल ऑफ विट्रियल हम किस एसिड को बोलते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियल हम किस एसिड को बोलते हैं? लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, या साइट्रिक एसिड, या मैलिक एसिड, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड? लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, या मैलिक एसिड, या फिर लास्ट में गिवन है सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे स्टार्टिंग के जो तीनों एसिड है, चाहे वो लैक्टिक एसिड हो, साइट्रिक एसिड हो, या फिर आपका मैलिक एसिड हो,
ये तीनों ऑर्गेनिक एसिड है, ये वीक एसिड है और ये तीनों ऑर्गेनिक एसिड है। लास्ट में आपका ये मिनरल एसिड गिवन है जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोल रहे हैं, और इसी को हम बोलते हैं क्या, ऑयल ऑफ विट्रियोल। इसी को कहा जाता है ऑयल ऑफ विट्रियोल, ठीक है भाई। और इसको हम किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं, ये आपका किंग ऑफ एसिड भी है, किंग ऑफ एसिड भी है। यही वाला जो एसिड है ये एसिड रेन में मिलेगा आपको, किस में मिलेगा, एसिड रेन में मिलेगा, अम्ल वर्षा में आपको मिलेगा। इसकी पीएच वैल्यू बहुत कम होगी, 1 के बराबर मान लो कंसंट्रेटेड, अगर हम H2SO4 की बात करें, क्योंकि ये अम्ल है ना तो साथ बहुत कम होगी, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखेंगे। इसका यूज हम एक्सप्लोसिव में करते हैं, कहाँ करते हैं, एक्सप्लोसिव में करते हैं, विस्फोटक। और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, कार बैटरी में, जो कार बैटरीज होती हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। कार बैटरीज में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड आप याद रखेंगे, ये सारे जितने भी हमने पॉइंट आपको लिखवा दिए हैं, नोट कर लीजिए। और ये जो आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये आपको जो दिख रहा है ये स्ट्रक्चर है। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपके 2 हाइड्रोजन के एटम है, एक आपका अगर आप देखोगे तो एक सल्फर का एटम है, और 4 क्या है, ऑक्सीजन के एटम, 4 क्या है, ऑक्सीजन के एटम। तो ये स्ट्रक्चर बनता है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है भाई, समझ आ गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी स्क्रीन पर, द मेन पॉल्यूटेंट इन द स्मोक कमिंग फ्रॉम सिगरेट इज, सिगरेट के धुएं से, सिगरेट के धुएं में मुख्य रूप से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं, बताइए। यहाँ पर सिगरेट के धुएं में, है ना, बहुत लोग सिगरेट बहुत अच्छे से उड़ाते रहते हैं, तो सिगरेट के धुएं की अगर हम बात करें तो उसमें कौन कौन से पॉल्यूटेंट पाए जाते हैं, एक बार अच्छे से रिप्लाई करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्सी, या फिर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड या डाइऑक्सीन ऑक्सीसिन, ठीक है, या फिर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड या निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड बेंजीन, डाइऑक्सीसिन एंड बेंजीन। क्या आंसर आ जाएगा, बताइए क्या आंसर आएगा, एक बार ट्राई करिए, ठीक है। तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड तो सब में है, चारों ऑप्शन में, तो इसका मतलब सिगरेट में, सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड तो होगी, ठीक है। सिगरेट के धुएं की अगर हम बात करें तो उसमें एक तो प्रदूषक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक तो पॉल्यूटेंट ये है, साथ साथ में इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उनमें से बेंजीन भी है। क्या है, बेंजीन। अगर बेंजीन की बात करें तो इसमें भैया बेंजीन भी होती है, ठीक है, सिगरेट के धुएं में। जो सिगरेट का धुआं स्टाइल से लोग उड़ाते हैं, तो अगर हम बात करें उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन ये दोनों होगी। आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ट्राई कर लीजिए, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। क्या बोला हमने, द मेन पॉल्यूटेंट इन द स्मोक कमिंग फ्रॉम सिगरेट, यानी सिगरेट के धुएं से जो मेन पॉल्यूटेंट निकलते हैं वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया और आपकी बेंजीन हो गई। बेंजीन आप लोग जानते हैं एरोमेटिक कंपाउंड C6H5, सॉरी C6H6, इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीन बोल देंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है, ग्लास कैन बी एच्ड और स्क्रैच्ड बाय, ग्लास को, कांच को हम किसके द्वारा स्क्रैच कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें हम किसके द्वारा हम उसमें लिख सकते हैं या फिर कुछ भी हम लाइनिंग बना सकते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। एक ऑप्शन डायमंड का गिवन है स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, एक स्टेटमेंट एक्वारेजिया है, और एक स्टेटमेंट आपका कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। आप देख लीजिए इसको। अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक में तो आपको डायमंड गिवन है, सेकेंड स्टेटमेंट में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड गिवन है, थर्ड में आपका एक्वारेजिया गिवन है, और फोर्थ में आपका कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिवन है। आपसे पूछा गया है क्या कि ग्लास, जिसको हम बोलते हैं कांच, कांच यानी ग्लास कैन बी एच्ड और स्क्रैच्ड बाय, कांच को हम किससे एच्ड कर सकते हैं और स्क्रैच कर सकते हैं, मतलब उसको हम स्क्रैच बना सकें। तो यहां पर याद रखना है, जो डायमंड है ना, ये वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इतना तो आपको पता ही है, ये वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अगर ये वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो इसको हम कटिंग टूल के रूप में यानी डाई के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, डाई, ठीक है। तो ये कटिंग टूल के रूप में इस्तेमाल होता है, एब्रेसिव मटेरियल के फॉर्म में इस्तेमाल होता है डायमंड। तो इससे स्क्रैच इजीली बन जाते हैं, किसमें, ग्लास में, ठीक है। तो ये तो आपका होगा ही होगा। अब जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है ना, इसका भी यूज करते हैं लाइनिंग बनाना में, अगर कुछ भी लिखना है ना किसमें, ग्लास में, कांच में, तो इसका भी यूज करते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का। तो यहाँ पे आपका एक तो हो गया गाइस डायमंड,
एक क्या हो गया डायमंड, और एक हो गया आपका हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जिसको हम HF बोल देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। बाकी जो एक्वारेजिया है, एक्वारेजिया क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर, इसको हम क्या कहते हैं, एक्वारेजिया कहते हैं। ठीक है, इसको हम एक्वारेजिया कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होंगी ये वाली चीजें। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे याद रखना डायमंड दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसको हम एज ए कटिंग टूल यूज करते हैं, इससे हम किसी भी चीज को काट सकते हैं, डायमंड से हम किसी भी चीज को काट सकते हैं और किसी भी चीज में स्क्रैच बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या है, कठोर होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एक इसका यूज करते हैं ग्लास में लाइनिंग के लिए, लिखावट के लिए, लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों आंसर आ जाएगा 1 और 2, दैट इज सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना, जो आपका एक्वारेजिया है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, हिंदी में एक बार देख लें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है। उत्कीर्ण का मतलब समझते हो, उत्कीर्ण का मतलब जो उस पर उकेरना है ना, उकेरना, अलग अलग जो डिजाइन बनाई जाती है, उकेरा जाता है, उसी को बोलते हैं उत्कीर्ण, है ना। तो ये सब हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल और हीरे की वजह से करते हैं। ठीक है, एक बार आप देख लें हिंदी में, हीरे से, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से, एक्वारेजिया से, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से नहीं, तो आपका आंसर 1 और 2 आ जाएगा। क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल, घुलने के, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर हम एक्वारेजिया की बात करें तो वो गोल्ड को और प्लेटिनम को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है, घोल लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है एटॉमिक वेट ऑफ हैवी वाटर, आपसे हैवी वाटर का एटॉमिक वेट पूछा है, क्या होगा बताइए, एक बार जल्दी से ट्राई करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एटॉमिक वेट हैवी वाटर का, सबसे पहले आपको हैवी वाटर पता होना चाहिए कि भैया हैवी वाटर क्या चीज है। ठीक है, हैवी वाटर, बताइए सबसे पहले हैवी वाटर किसको कहते हैं, जिसको हम हिंदी में भारी जल बोले, है ना, भारी जल। भारी जल किसको कहा जाता है, एक बार बताएंगे सभी स्टूडेंट, भारी जल। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है ना 1H2, इसे हम क्या बोलते हैं, ड्यूटीरियम कहते हैं, और इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। 1H2 को हम ड्यूटीरियम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ड्यूटीरियम का जो ऑक्साइड होता है, इसी को हम बोलते हैं D2O को क्या बोला जाता है, भारी जल कहा जाता है, हैवी वाटर कहा जाता है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें 2 ड्यूटीरियम के एटम है और इसमें एक ऑक्सीजन का एटम है। अब हमें पता है कि ड्यूटीरियम का जो एटम है, इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 2 है, एक एटम का। ड्यूटीरियम के एक एटम का जो एटॉमिक मास है वो 2 है। तो यहां पर 2 ड्यूटीरियम के एटम है, तो इसका मतलब 2 × 2 करेंगे, अब प्लस ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, 16 होता है। तो यहां से आपका 20U निकल के आ जाएगा, 20U क्या आ जाएगा इसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास निकल के आ गया, तो आप जी की यू की जगह जी कर दो, तो ये 20 ग्राम भी आप लिख सकते हो, ये मॉलिकुलर वेट, मोलर वेट हो गया, या एटॉमिक वेट बोल सकते हो। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा गाइस 20, आंसर क्या आ जाएगा 20, 20। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसको हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीमर, इनमें से कौन सा पॉलीमर नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा पॉलीमर नहीं है, घी, स्टार्च, प्रोटीन या कॉटन, इनमें से कौन पॉलीमर नहीं है, इनमें से कौन बहुलक नहीं है, बताएंगे एक बार स्टूडेंट, सभी एक बार ट्राई करेंगे। इनमें से आपसे पूछा गया कौन सा पॉलीमर नहीं है, इनमें से कौन सा बहुलक नहीं है, चाहे वो घी हो, स्टार्च हो, प्रोटीन हो, कॉटन हो, इसमें से आपको पहचानना है। तो अगर हम गाइस बात करें, ध्यान से समझिए, अगर हम यहाँ पर स्टार्च की बात करें तो ये किसमें मिलेगा आपको, ये किसमें मिलेगा स्टार्च, स्टार्च आपको प्लांट्स में मिलेगा, स्टार्च आपको प्लांट में मिलेगा। तो ये पॉलीमर है भैया, ये क्या है पॉलीमर, इसे हम नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। जो प्रोटीन होती है ना, स्टार्च, प्रोटीन, इवन कॉटन की अगर हम बात करें, रुई, ये सब की सब क्या है, इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर। ये सब कहलाती है प्राकृतिक, क्या कहलाती है, प्राकृतिक बहुलक, इनको हम कहते हैं नेचुरल पॉलीमर। ये सब कहलाएंगी नेचुरल पॉलीमर, जिनको हम कहते हैं गाइस प्राकृतिक, प्राकृतिक बहुलक, जिनको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक बहुलक कहेंगे, प्राकृतिक बहुलक कहेंगे। क्या आपको ये बात समझ आ गई, नेचुरल पॉलीमर, इनको हम बोल देंगे प्राकृतिक बहुलक। ठीक है। अब अगर हम घी की बात करें
तो घी नहीं होगा, ये तो भाई अनसैचुरेटेड, ये क्या होता है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड क्या होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नोट कर लीजिए। चलिए अब यहां पे एक क्वेश्चन और देखिए, हो गया, समझ आ गया। अब देखिए विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमर, अब इनमें से कौन पॉलीमर नहीं है, ये भी आपसे पूछा गया है। यहां पर क्वेश्चन में क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीमर, ठीक है, ये वाला आपका हो गया। अब यहां पे आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा पॉलीमर नहीं है, नायलॉन, टेफ्लॉन, कैप्रोलैक्टन या पॉलीस्ट्रीन, क्या आंसर आएगा एक बार ट्राई कीजिए। पॉलीमर जो होती है ना वो बहुत सारी मोनोमर छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी होती है, बहुत छोटी छोटी यूनिट जो होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एथिलीन की बात करें तो हमारे पास एक एथीन होती है C2H2, सॉरी C2H4, इसको हम बोलते हैं एथीन, इसको हम कहते हैं एथीन, ठीक है, एथीन, ये कहलाती है एथीन, या फिर हम इसको एथिलीन भी बोल सकते हैं, इसको हम एथिलीन भी बोल सकते हैं। तो ये एक यूनिट है, ये क्या है एक मॉलिक्यूल है, एक यूनिट है। ऐसी हम हजारों लाखों यूनिट जोड़ दें तो C2H4 को हम कई सारी यूनिट जोड़ते चले जाएं, जोड़ते चले जाएं, तो ये कहलाएगी पॉली, वर्ड जोड़ देंगे एक पॉली और लास्ट में हम ये लगा देंगे एथीन, तो ये बन जाता है पॉलीथीन, क्या बन जाता है गाइस पॉलीथीन। तो यहाँ पे Y और E में से एक हटा देंगे, ये पॉलीथीन बन जाएगा या पॉलीएथिलीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा पॉलीएथिलीन। तो ये जो पॉलीएथिलीन है, पॉलीथीन है, ये क्या है बहुलक है, पॉलीमर है, क्योंकि इसमें हमने ये जो सिंगल यूनिट है इसको मोनोमर कहेंगे, इसको क्या कहेंगे मोनोमर कहेंगे। तो सिंगल यूनिट से कई सारे सिंगल यूनिट को हम मिक्स कर दें, मतलब पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस होता है, उसके द्वारा इनको जोड़ा जाता है, तो उससे आपकी पॉलीमर बनती है जिसको हम बहुलक कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आप इस क्वेश्चन का रिप्लाई करें जल्दी से, जल्दी से इस क्वेश्चन का रिप्लाई करें, ठीक है, बताइए। बताएंगे जल्दी से। चलिए आई होप आपने देखा होगा, अच्छे से देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपको ये यूनिट्स दिखाई पड़ रही तो इन यूनिट्स को आप देख लेंगे, ये इस तरीके से बहुत सारी यूनिट मिलकर आपकी क्या बनाती हैं पॉलीमर बनाती हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं नायलॉन की। तो नायलॉन एक तरीके का फाइबर है, फाइबर जितने भी हैं, देखो जो पॉलीमर है ना इनमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो प्लास्टिक, एक फाइबर और एक आपके होते हैं रबड़। तो रबड़ की बात करें, पॉलीमर को हम तीन पार्ट में मेनली पढ़ते हैं, जब आपको हम पॉलीमर कराते हैं, ये 12th की केमिस्ट्री का पॉइंट है, चैप्टर है, कॉन्सेप्ट है। एक तो होती है रबर, एक क्या होती है रबर, एक होती है गाइस प्लास्टिक, प्लास्टिक, और एक होती है आपकी फाइबर। तो जो फाइबर, प्लास्टिक और रबर है ना, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं पॉलीमर कहते हैं। और ये पॉलीमर बनते कैसे हैं, ये बनते हैं एक तो एक यूनिट होती है मोनोमर जिसको हम कहते हैं, उन मोनोमर को हम बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन जिसको हम बोलते हैं बहुलकन, बहुलकन के प्रोसेस से मोनोमर को जोड़ा जाता है, बहुत सारे मोनोमर को छोटी छोटी यूनिट को जोड़ दिया जाता है, तो आपका क्या बनता है पॉलीमर बनता है। अब ये कई सारे नेचुरली मिलते हैं, जैसे कि हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में होता है सेलुलोज, क्या याद रखोगे प्लांट में आपने देखा होगा सेलुलोज होता है, सेलुलोज पाया जाता है, सेलुलोज। और ये जो सेलुलोज है ना इसी से ही कॉटन बनता है, जो अभी हमने पीछे बात की थी कॉटन की, जिसको हम रुई कहते हैं, है ना, जिसको हम कपास कहते हैं, तो ये किससे मिलकर बना होता है सेलुलोज से मिलकर बना होता है। और प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हो गई, सेलुलोज हो गया, ये सब क्या है ये नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है, ये प्राकृतिक बहुलक है। अब लेकिन नायलॉन की बात करें, ये आर्टिफिशियल है, इसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है नायलॉन को, और ये बहुत स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, ये आर्टिफिशियल क्या है पॉलीमर है। टेफ्लॉन की बात करें ये भी पॉलीमर है क्योंकि ये प्लास्टिक है, टेफ्लॉन इज द प्लास्टिक, नाइफ्लॉन इज द फाइबर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप याद रखोगे तो अपने आप सारी चीजें समझ आ जाएंगी। टेफ्लॉन क्या है प्लास्टिक है एक तरीके की, और जो फाइबर है नायलॉन क्या है फाइबर है, ठीक है। पॉलीस्ट्रीन की बात करें तो ये भी आपकी क्या है एक प्लास्टिक, पॉलीस्ट्रीन क्या है प्लास्टिक, ठीक है।
एक पॉलिस्टर होता है, एक पॉलिस्ट्रीन होती है। पॉलिस्ट्रीन आपकी प्लास्टिक है। बात करते हैं कैप्रोलैक्टम की, ये आपका पॉलीमर नहीं है, इसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, कैप्रोलैक्टम। नोट कर लीजिए, कैप्रोलैक्टम आपका पॉलीमर नहीं है, ठीक है, कैप्रोलैक्टम इज नॉट पॉलीमर। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कैप्रोलैक्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब इसका हम कुछ डिटेल में देख लेते हैं। कैप्रोलैक्टम, इसको हम सीपीएल से डिपेंड रिप्रेजेंट करते हैं और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या है, कैप्रोलैक्टम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला CH2 की होल 5, मतलब इसका ये है कि जो मिथाइल ग्रुप है CH2, ये आपको कम से कम 5 मिथाइल ग्रुप है इसके अंदर, ठीक है, CONH, ये इसका क्या है, केमिकल फॉर्मूला है। अब इसके बारे में पॉइंट याद रखना, ये कलरलेस सॉलिड है, कलरलेस सॉलिड है लैक्टम का, ठीक है। दिस कलरलेस सॉलिड इज ए लैक्टम, ए साइक्लिक एमाइड, इसको हम बोलेंगे, ऑफ कैप्रोइक एसिड। ग्लोबल डिमांड फॉर दिस कंपाउंड इज अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन टन पर ईयर। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी ग्लोबल डिमांड पता कितनी है, 50 लाख, मतलब 50 लाख टन, 50 लाख टन एक साल में इसकी प्रोडक्शन होती है। 50 लाख टन एक साल में प्रोडक्शन होती है पूरे वर्ल्ड में, और इसका इस्तेमाल करते हैं नायलॉन 6 बनाने में, फाइबर बनाने में, प्लास्टिक बनाने में। तो आपने देखा होगा आजकल जितनी भी हमारे घरों में प्लास्टिक की चीजें हैं, हमारे घरों में एक से एक बढ़कर प्लास्टिक की चीजें हैं, एक से एक बढ़कर फाइबर की चीजें हैं, एक से एक बढ़कर नायलॉन की चीजें हैं, तो ये सब कैप्रोलैक्टम से मिलकर बनती है, ठीक है। चलिए, और कैप्रोलैक्टम इज नॉट अ पॉलीमर, ये एक कंपाउंड है जिसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच एसिड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में हम किस एसिड का यूज करते हैं, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। बताइए क्या आंसर आ जाएगा। विच एसिड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, तो याद रखेंगे फोटोग्राफी में हम ऑक्सैलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। फोटोग्राफी में किसका यूज किया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड का यूज किया जाता है फिल्म बनाने में। Which one of the following is not a natural polymer? अब इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा नेचुरल पॉलीमर नहीं है, कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है। एक तो ऊन गिवन है, वूल, एक सिल्क गिवन है, एक लेदर गिवन है और एक नायलॉन गिवन है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है इनमें से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है, नेचुरल पॉलीमर नहीं है, बताइए। अच्छे से एक बार ट्राई करें, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ऊन की बात करें तो ये कहाँ से निकाली जाती है, ऊन आपने देखी होगी, जो भेड़ होती है, भेड़ों को पाला जाता है, उनसे ऊन निकाली जाती है, ठीक है, उनके बाल जो होते हैं, उनके हेयर, उनसे ऊन निकाली जाती है। और जो सिल्क है, ये सिल्क वॉर्म से निकाली जाती है, सिल्क वॉर्म जिन्हें हम बोलते हैं कीड़े, रेशम के कीड़े, रेशम के कीड़ों को पाला जाता है, वहां से सिल्क निकलती है, जो प्योर होती है, जो नेचुरल होती है, बहुत महंगी होती है वो। और बात करें लेदर की, चमड़ा, तो चमड़ा तो आप जानते हैं, जानवरों की जो खाल होती है, एनिमल्स की जो स्किन होती है, उससे लेदर बनाई जाती है, चमड़ा बनाया जाता है। तो ये सब क्या है, ये नेचुरल पॉलीमर है, ये सब कहलाते हैं आपके नेचुरल पॉलीमर, ठीक है, प्राकृतिक बहुलक। लेकिन जो नायलॉन है, इसको हमने आपको बताया था, नायलॉन को किससे बनाते हैं, कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम, ठीक है, कैप्रोलैक्टम का यूज करके नायलॉन को बनाया जाता है। जो कि लाइनॉन क्या होता है, नायलॉन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, इसकी रस्सी बनाई जाती है, इसके बहुत सारे मजबूत टेंट बनाए जाते हैं, है ना, हल्का भी होता है, मजबूत बहुत होता है। तो याद रखेंगे ये आपका आर्टिफिशियल, इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पॉलीमर, ठीक है, इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल पॉलीमर। मेरे ख्याल से ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए, इसको हम क्लिक कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा ठीक। नेक्स्ट देखिए, और जो आर्टिफिशियल पॉलीमर है उनको हम मैन मेड पॉलीमर भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल पॉलीमर को मैन मेड पॉलीमर भी बोल देंगे। विच 17 में गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर। अब आपको इनमें से पहचानना है नेचुरल पॉलीमर कौन सा है। आज पॉलीमर के अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर, आपका वेकेलाइट गिवन है, सिल्क गिवन है, कैवलर गिवन है और आपका लेक्सॉन गिवन है। बताइए, लेक्सॉन, ठीक है, नेचुरल। हाँ, पैराशूट हो गया, पैराशूट हो गई, पैराशूट की रस्सी हो गई, क्योंकि वो बहुत हल्के होने चाहिए और मजबूत होने चाहिए, इसीलिए हम यूज करते हैं नायलॉन का। यहाँ पे गाइस बेकेलाइट की बात करें तो आप सभी को पता होगा बेकेलाइट क्या होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। ये प्लास्टिक का एक टाइप है बेकेलाइट, जिसको हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। बेकेलाइट क्या है,
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आपने देखा होगा बेकेलाइट के हैंडल बनाए जाते हैं, ठीक है। बेकेलाइट प्लास्टिक का यूज करके हम कुकर वाले हैंडल बनाते हैं, जो कुकर में घरों में जो पैन यूज करते हैं उसमें, ठीक है। और जिससे कि ये हीट गर्म नहीं होते जल्दी से, तो आपके हाथ जलेंगे नहीं। और बेकेलाइट के स्विच बनाए जाते हैं, आपके घरों में जितने भी स्विच हैं वो बेकेलाइट का यूज करके बनाए जाते हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो गई, स्विच हो गए, इलेक्ट्रिकल स्विच, ये सब बेकेलाइट का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक है जिसको हम बार बार ठंडा गर्म नहीं कर सकते, एक बार में ये गर्म करके ठंडा कर दो तो ये फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो एक थर्मोप्लास्टिक होती है उसको हम बार बार ठंडा गर्म कर सकते हैं, वो बार बार गर्म करोगे मुलायम हो जाएगी, ठंडा करोगे आपकी कठोर हो जाएगी। रेशम की बात करें, ये ऑलरेडी हमने आपको बता दिया, रेशम के कीड़ों से इसको बनाया जाता है। कैवलर भी आपका क्या है, कैवलर की बात करें तो ये तीन के तीनों जो है ना, ये आर्टिफिशियल पॉलीमर है, या जिनको हम बोल सकते हैं मैन मेड पॉलीमर। सॉरी, यहां पर सिल्क को छोड़ दीजिए, किसको छोड़ दो, सिल्क को। यहां पर बात हो रही है बेकेलाइट की, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और कैवलर की हम बात करें और लेक्सॉन की बात करें, ये जो आपके तीनों हैं ए, सी और डी, ये सब मैन मेड पॉलीमर है, इनको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल पॉलीमर। अब कौन सा बचा, सिल्क बचा है केवल, इसको हम रेशम के कीड़ों से बनाते हैं, तो ये नेचुरली प्राप्त होता है। तो इसीलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर ना, समझा चुके ऑलरेडी आप। 18 नंबर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फॉर्म्ड व्हाइल मेकिंग योगर्ट फ्रॉम मिल्क। दूध से दही बनने के दौरान कौन सा अम्ल बनता है। हालांकि ये जो योगर्ट होता है ये दही से थोड़ा डिफरेंट होता है ना, इसमें बहुत सारा, दही में और योगर्ट में बहुत अंतर है। इन दोनों में मिनरल चीजें भी, जो मिनरल्स है वो भी अलग अलग पाए जाते हैं, इनके बनने का तरीका भी अलग अलग है। लेकिन हम फिलहाल यहाँ पे यही मान के चल रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फॉर्म्ड व्हाइल मेकिंग योगर्ट फ्रॉम मिल्क। तो याद रखना भाई लैक्टिक एसिड, इसका तो सिंपल आंसर हो जाएगा दोनों ही केस में, ठीक है। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा योगर्ट के बारे में कुछ पॉइंट नोट कर लें। योगर्ट इज ए फूड प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क। यानी जो मिल्क होता है ना, मिल्क यानी दूध, मिल्क को किण्वन किया जाता है, मिल्क का, दूध का किण्वन किया जाता है किसकी, कौन से बैक्टीरिया का यूज करके, इसका नाम है योगर्ट कल्चर्स। ये आपको याद रखना है, ये बैक्टीरिया, ठीक है, योगर्ट कल्चर, इस बैक्टीरिया। जबकि आपको दूध के बारे में, दही के बारे में पता होगा, दही वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और ये कौन सा बैक्टीरिया है, योगर्ट कल्चर। तो इसके द्वारा योगर्ट तैयार किया जाता है, ठीक है। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इन द मिल्क, दूध में जो चीनी होती है ना, दूध में जो शर्करा होती है, जो शुगर होती है, उसको ये जो बैक्टीरिया है योगर्ट क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में। और ये जो लैक्टिक एसिड है which act on milk protein to give yogurt its texture and characteristic tart flavor, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, नोट कर लीजिए, बढ़िया सर, नोट कर लेंगे, क्लियर है। चलिए बात करते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की, which one of the following polymer is widely used for making bullet proof material। बुलेट प्रूफ मटेरियल की बात हो रही है, बुलेट प्रूफ मटेरियल को बनाने के लिए हम कौन से पॉलीमर का इस्तेमाल करते हैं, बताइए। बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए हम कौन से पॉलीमर का यूज करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको हम पीवीसी कहते हैं, पॉलीएमाइड, पॉलीथीन या जिसको पॉलीएथिलीन भी बोलते हैं, या फिर पॉलीकार्बोनेट्स। बताइए क्या आंसर आ जाएगा। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में, एक बार देख लीजिए, बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है, ठीक है। बुलेट प्रूफ निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक यूज किया जाता है, बहुत अच्छे। बी ऑप्शन आप दे रहे हैं, नहीं, पॉलीकार्बोनेट। क्या याद रखोगे, पॉलीकार्बोनेट्स। जो पॉलीकार्बोनेट्स हैं ये लेयर बाय लेयर इनको बनाया जाता है, इनकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, कार्बोनेट लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, कार्बोनेट की बहुत सारी लेयर्स होती हैं। उन लेयर से ये जो पॉलीकार्बोनेट बनाया जाता है, तो इसको जो बुलेट है वो बहुत मुश्किल से भेद पाती है, उसको बहुत मुश्किल से पेनिट्रेट कर पाती है। तो याद रखेंगे पॉलीकार्बोनेट, क्या याद रखेंगे, पॉलीकार्बोनेट, ठीक है, पॉलीकार्बोनेट आप याद रखेंगे। एक कैवलर भी है, कैवलर की अगर हम बात करें, अगर यहाँ कैवलर होता तो वो भी हम आंसर कर देते, कैवलर की अगर हम बात करें तो ये भी आपका आंसर है, पॉलीकार्बोनेट, कैवलर, ये सब बुलेट प्रूफ जैकेट या बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने में यूज होते हैं, ठीक है भाई। चलो एक चीज और देख लीजिए यहाँ पर, लेक्सान। ये जो लेक्सान है इज ए काइंड ऑफ पॉलीकार्बोनेट। तो जो लेक्सान है ये क्या है,
पॉलीकार्बोनेट का एक प्रकार है, एक टाइप है। क्या याद रखोगे? लेक्सान इज ए काइंड ऑफ पॉलीकार्बोनेट और थर्मोस्टैटिक पॉलीमर कंटेनिंग कार्बोनेट ग्रुप्स। इसमें बहुत सारे कार्बोनेट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। थर्मोस्टैटिक पॉलीमर है ये, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज्यादा टफ होते हैं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत, टफ एंड आर ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट। और ये ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट भी है, मतलब इसको अगर आपने दिमाग लगाया होगा तो इनका हम यूज करते हैं बुलेट प्रूफ शीशा बनाने में। बुलेट प्रूफ जो कांच होती है, ठीक है, बुलेट प्रूफ जो कांच होती है गाड़ियों में यूज होती है, उसको बनाने में हम लेक्सॉन का यूज करते हैं, पॉलीकार्बोनेट का यूज करते हैं। सॉरी। तो लेक्सॉन आपका क्या है? एक टाइप का पॉलीकार्बोनेट है, थर्मोस्टैटिक पॉलीमर है, स्ट्रॉन्ग होता है, टफ होता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसका मतलब इसका यूज करते हैं जो आपके शीशे होते हैं, बुलेट प्रूफ शीशे जो गाड़ियों में यूज होते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाई ए लैमिनेटेड पॉलीकार्बोनेट लेक्सॉन इज यूज्ड टू मेक बुलेट प्रूफ ग्लास, ठीक है। बुलेट प्रूफ शीशे कांच बनाई जाती है। आगे बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक ए बुलेट प्रूफ जैकेट। बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाने में हम किसका यूज करते हैं? वैसे तो हम पॉलीकार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं, लेक्सॉन यूज कर सकते हैं, लेकिन वो फिर क्या हो जाएगी? कांच हो जाएगी। हम यहाँ पे बात करेंगे केवलर की। जो केवलर है इसका इस्तेमाल किया जाता है, केवलर का यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट के रूप में, ठीक है। आप देखेंगे बुलेट प्रूफ जैकेट ऐसी दिखाई पड़ती है जो हमारी आर्मी यूज करती है, आर्मी लोग यूज करते हैं ना बुलेट प्रूफ जैकेट। तो केवलर विल बी द राइट आंसर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आप सभी को यहाँ पे टाइम टेबल गिवन है, द हिंदू एडिटोरियल की सुबह 7 बजे क्लास चलती है, 11 बजे इंग्लिश की ग्रामर की क्लास चलती है, 8 बजे आपकी वोकैब लैडर, 12 बजे फिर इंग्लिश की, फिजिक्स की 1 बजे, और रात को जो 9 बजे वाली क्लास है वो भी आपकी शिफ्ट हो गई है सुबह 10 बजे वाली क्लास में, ठीक है। और अगर हम बात करें 3 बजे आपकी मैथ की क्लास चलती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आपके एम्बाइब एप्लीकेशन की, आप सभी एम्बाइब एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, क्योंकि एम्बाइब एप्लीकेशन पर आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। वहां पर आपको बेस्ट कंटेंट एआई टेक्नोलॉजी के साथ, 3D एनिमेशंस के साथ मिल जाएगा, जिससे कि आप टफ से टफ कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझ सकते हैं। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, जिससे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं कि आपने कितने टाइम में क्वेश्चन का आंसर दे दिया। आपकी हर तरीके से आपकी परफॉर्मेंस चेक हो जाएगी। और हम यहाँ पर गाइस बात करें एम्बाइब अचीव डिफेंस टेलीग्राम चैनल की, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ शेयर हो जाती है, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे समझ आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और अगर किसी भी टाइप की डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया, कीप एम्बाइबिंग, वी बिलीव इन यू।